वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का। हमने हिस्ट्री का जो है एक पेपर किया था, आप सभी को पता होगा, पेपर वर्म करके। एंड इसके बाद हम डिस्कस जो कर रहे हैं आज के इस वीडियो में, सेकंड पेपर को कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर को हमने 2 पार्ट के अंदर समझा था, तो आप उसे देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में क्लास 11th का हिस्ट्री का जो है नया सैंपल पेपर, या जिसे आप क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं, ये हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड यहाँ पे 80 नंबर का ये पेपर रहता है, 3 घंटे आपके पास रहते हैं पेपर को करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो हमने पहले पेपर के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो हिस्ट्री का आपका पेपर होगा उसके अंदर 5 सेक्शन होंगे टोटल, A B C D एंड E करके, और टोटल आपके 34 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। फिर यहाँ पे सेक्शन वाइज बताया हुआ है, जैसे सेक्शन ए के अंदर 1 से 21 तक जो है एक एक नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी MCQ टाइप क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में होंगे। सेक्शन बी की बात करें तो इसके अंदर 22 से 27 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 3-3 नंबर वाले होंगे। सेक्शन सी आपका 28 से 30 तक होगा, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन डी की बात करें तो 31 से लेकर 33 तक ही आपके स्रोत आधारित वाले क्वेश्चन रहेंगे, एंड ये 4-4 नंबर वाले होंगे, तो ये आपका सेक्शन डी हो जाएगा। ये सेक्शन सी, सेक्शन बी। एंड जो सेक्शन लास्ट रहेगा आपका ई, वो मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से, जो कि क्वेश्चन नंबर 34 होगा। तो ये पैटर्न है आपके हिस्ट्री के पेपर का। एंड यहाँ पे नीचे आप इंग्लिश मीडियम में भी इसी पैटर्न को सेम इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। पेपर आप सभी को पता होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ से आपका सेक्शन ही स्टार्ट हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ये आपका पैटर्न दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया हिंदी में। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, एंड ये 1 से लेकर 21 तक इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, ओगोदेई किसका पुत्र था? तो आपने पढ़ा होगा मंगोलों के बारे में, एंड उसी में ये दिया हुआ है ओगोदेई। ठीक है, चंगेज खान का, अरब खान, त्यागसीन या अली? अगर हम देखिए ओगोदेई जो किसका पुत्र था, यानी चंगेज खान का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, चंगेज खान। अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि चंगेज खान का बेटा कौन था, तो ओगोदेई। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखिए, whose son was जो है ओगोदेई, तो यहाँ पे चंगेज खान जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मंगोलिया कहाँ पर स्थित है? अगर आप पूरे वर्ल्ड के मैप को देखेंगे तो वर्ल्ड में आपको दिखेगा हमारा यहाँ पे भारत दिखेगा आपको, एंड भारत के जस्ट जो है इधर की साइड देखेंगे नेपाल के ऊपर, तो आपको चाइना दिखेगा। ठीक है, एंड चाइना कुछ ऐसा बना हुआ है, उसी के जस्ट ऊपर आपको मंगोलिया दिख जाएगा। एंड मंगोलिया अगर हम देखें तो दुनिया में आप सभी को पता होगा 7 महाद्वीप है, एंड उस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में हम भी रहते हैं, उसी महाद्वीप में जो है मंगोलिया भी है, जो कि है एशिया में। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया एशिया में, यूरोप में, दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर आपका जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप में जो है मंगोलिया स्थित है। अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको पता होगा, जस्ट चाइना के आप ऊपर देख रहे हैं तो वहां पे आपको दिख जाएगा मंगोलिया। इंग्लिश मीडियम में देखिए, वेयर इज मंगोलिया लोकेटेड? तो इन ऑस्ट्रेलिया, इन एशिया, इन यूरोप, इन साउथ अफ्रीका। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने 11th क्लास के फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो 90 या फिर 95 प्लस कह लीजिए स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैम्पल पेपर्स हमने स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किए हैं ताकि आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके, और हर एक सब्जेक्ट का आपको 10-10 सैंपल पेपर का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ। हमने आपके लिए स्पेशली ये तैयार कर रखा है, और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर ये सैंपल पेपर ले रखे हैं हज़ारों की तादाद में, ठीक है। अगर आप इन सैंपल पेपर्स को लेकर के अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट करके सैंपल पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो दूसरा वाला व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके सैंपल पेपर्स को लीजिए, क्योंकि पहला वाला जो व्हाट्सएप नंबर है ना बच्चों, इस पे बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। धड़ल्ले से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर, मतलब थैंक यू वगैरह बोलने के लिए भी इसी पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, और सैंपल पेपर लेने के लिए तो मैसेजेस कंटिन्यू आ ही रहे हैं बच्चों के, ठीक है। तो अगर आप सैंपल पेपर्स को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो ये जो सेकंड वाला व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीम का, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपके 4 सब्जेक्ट के फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं, जिसमें से आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, आपका हिंदी हो गया, ये 3 हो गए आपके, और फिजिकल एजुकेशन हो गया। ये 4 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो फाइनल एग्जाम आने वाला है वो हिस्ट्री का और जियोग्राफी का आने वाला है, ठीक है।
तो ये 2 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। 10 सैंपल पेपर का एक पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। पीडीएफ कह लीजिए या बुक टाइप का कह लीजिए, वो आपको मिल जाएगा, जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। आपको आपके फ़ोन पर ये प्रोवाइड करवाया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। और ये विद सॉल्यूशन के साथ रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अभी अगर आप लेते हैं तो 50% का आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा इन सैंपल पेपर्स के ऊपर। वैसे तो एक सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो ₹199 है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो केवल और केवल ₹99 में एक सब्जेक्ट का 10 सैंपल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से एक सब्जेक्ट के एक सैंपल पेपर का प्राइस आपका ₹10 के आसपास पड़ा है, ठीक है। और ₹10 का क्या होता है, आजकल चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर ही खा जाते हैं, है कि नहीं? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बच्चों, अगर आप हिस्ट्री और जियोग्राफी के सैंपल पेपर लेकर के अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को करते हैं, तो आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जिन बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर लिया था, उनको पता ही होगा कि उनको कितना ज़्यादा हेल्प हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके ज़रूर लीजिए इन सैंपल पेपर्स को और अपने एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खान की मृत्यु को लेकर बताया जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। एंड इसकी देखिए मृत्यु को लेकर जो है ना कोई फिक्स डेट नहीं रहती, इतनी इतनी पुरानी। फिर भी जो इतिहासकार है या आपकी किताब है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इसका राइट आपका जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा चंगेज जो खान है उसकी मृत्यु, ये निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1227 ईस्वी में माना जाता है कि इनकी मृत्यु हुई। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड का। आगे की तरफ आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हेन डिड चंगेज खान डाई, तो यहाँ पे 1227 आपका ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है एंड्रयू जैक्सन द्वारा जबरन बेदखल की गई मूल अमेरिकी जनजाति थी, यानी अमेरिकी जो राष्ट्रपति था एंड्रयू जैक्सन इसका नाम था, इनके द्वारा जो बेदखल किया गया जो अमेरिका के मूल निवासी जो थे वो कौन सी जनजाति के थे? अगर देखिए ये आपके सामने ऑप्शन है, होपिस, चेरोकी, मैटिस या ओटोवास। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। अगर हम इसका राइट आंसर की बात करें तो चेरोकी ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका का जो राष्ट्रपति था एंड्रयू जैक्सन, वो इसी मूल जो जनजाति के लोग थे इन्हीं को जो है बेदखल किया गया था। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखे, देयर वाज अ नेटिव अमेरिकन ट्राइब फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड बाय जो है यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका जो है चेरोकी ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष जो है अमेरिगो डी वेस्पुची का जो यात्रा वृत्तांत है प्रकाशित हुआ? ये एक यात्री है, ठीक है, एंड इसका नाम है अमेरिगो डी वेस्पुची, इसका नाम भी अजीब सा है। एंड इसका यात्रा वृत्तांत जो है कब प्रकाशित हुआ? प्रकाशित होना का मतलब है कि प्रिंट हुआ एक तरह से। तो अगर हम देखें ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, 1508 में, 1507 में, 1509 में या 1510 में। कब हुआ था आपको बताना है। एंड इसके अगर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी आपका 1507, इसके अंदर जो है इनका जो भी यात्रा वृत्तांत था वो प्रकाशित हुआ था। इंग्लिश मीडियम में देखिए, इन विच ईयर वाज जो है अमेरिगो अमेरिगो डी वास्पेची ट्रेवलर्स पब्लिश। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन बी इसका जो है 1507 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया छठा, अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी कमी आई क्योंकि? देखिए अमेरिका को आप जानते होंगे, अमेरिका है कहाँ पर, ठीक है, जो आपके 7 महाद्वीप है उसमें से एक महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका। तो वहां पर जो है ये बसा हुआ है अमेरिका आपका देश। अमेरिका कोई महाद्वीप नहीं है, एक देश है। जब उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं तब वो महाद्वीप में आते हैं। तो अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी कमी आई। जो मूल निवासियों का मतलब है कि वहां पे जो जिसका जन्म शुरू से वहीं पे हुआ और वहीं पे रहते आए शुरू से, तो वो मूल निवासी होते हैं, अपने वहीं से शुरू से रहते आए हुए, तो वो उस जगह मूल निवासी कहलाते हैं उस जगह के। तो अमेरिका में जो मूल निवासी थे उनकी जनसंख्या में भारी कमी क्यों आई? उन्हें आरक्षित जो है स्थानों पर निर्वासित किया गया, यानी उनको जो है एक दूसरी जगह जो है शिफ्ट किया गया एक तरह से। उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए, उनकी जो भी नागरिक अधिकार होते हैं वो उनको नहीं दिया गया, उन्हें गुलाम बना दिया गया। तथाकथित आरक्षण और यूरोपीय लोगों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों में उन्हें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। आप यहाँ पे डाल सकते हैं, साथ ही साथ उनकी जमीनें जो थी वो जबरदस्ती हथिया लेना या उनसे कम पैसों में खरीद लेना, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी कमी क्यों आई, इसके अगर राइट आंसर की बात करें हम, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा, आरक्षण और यूरोपीय लोगों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों में
उन्हें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, मेन आंसर ये आपका। अगर अगले क्वेश्चन इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, देयर वाज अ जो है डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ नेटिव पीपल इन अमेरिका बिकॉज, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, दे फेस्ड बैड वेदर इन द सो कॉल्ड रिजर्वेशन एंड जो है एरोक्सिटी कमिटेड ऑन द देम बाय द यूरोपियंस। तो ये इसका ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन 7 में पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम देने वाले श्रमिक थे। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सस्ता श्रम देने वाले श्रमिक कौन से थे? चीनी थे, अफ्रीकी गुलाम थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी थे या भारतीय मजदूर थे। देखिए सस्ता श्रम जो है ना किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड आप सभी देखते होंगे भारत के भी श्रमिक जो है दूसरे देश में जैसे सऊदी अरब हो गया, वहां जा जाकर जो है काम करते हैं। तो एंड सरकारें जो होती है दूसरे देश की, जैसे सऊदी अरब की सरकार है, वो आने भी देती है क्योंकि उन्हें चाहिए सस्ता श्रम, यानी जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कम रुपए में काम कर देते हैं, आपको सस्ता श्रम पड़ता है। तो चीनी अप्रवासी, अफ्रीकी गुलाम, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी, भारतीय मजदूर। ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम देने वाले जो श्रमिक थे उसके अंदर राइट आंसर आपका जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए, चीनी अप्रवासी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, द वर्कर्स हु प्रोवाइडेड चीप लेबर इन ऑस्ट्रेलिया वेयर, तो यहाँ पे वर्क, तो यहाँ पे चाइनीज जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, इमिग्रेंट्स, चाइनीज इमिग्रेंट्स, ऑप्शन जो है ए इसका ठीक हो जाएगा। आगे आए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। पुराने नियम में इसके संदर्भ के कारण यूरोपीय लोगों के लिए कौन सा क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण था? पुराने नियम में जो है इसके संदर्भ के कारण यूरोपीय लोगों के लिए जो है कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था? ईरान, तुर्की, सीरिया, मेसोपोटामिया। यूरोपीय लोगों की बात हो रही, कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था? तो ईरान था, तुर्की था, सीरिया था, मेसोपोटामिया। अगर हम देखें पुराने समय की बात हो रही है, पुराने नियम में अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, विच जो है रीजन इज इंपॉर्टेंट टू यूरोपियन बिकॉज ऑफ इट्स रेफरेंस इन द ओल्ड जो है टेस्टामेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आए तो क्यूनिफॉर्म शब्द किस शब्द से बना है? लैटिन, ग्रीक, चीनी या माया? तो क्यूनिफॉर्म अगर देखें तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, जो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा जो लैटिन है उस शब्द से बना है, ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए फ्रॉम विच वर्ड इज जो है क्यूनिफॉर्म मेड, तो यहाँ पे लैटिन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे की तरफ आए तो 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा ने ले लिया? तो पहले के समय जब बात होती है प्राचीन सभ्यताओं में, मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता, उस समय की भाषाओं का भी जिक्र किया जाता है कि उस समय की भाषा कैसी थी। तो इसमें बताया गया 2400 ईसा पूर्व के बाद जो है, 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का जो स्थान किस भाषा ने ले लिया? मेसोपोटामिया भाषा ने, अकादियन भाषा ने, चीनी भाषा ने या मध्य पूर्वी भाषा? अगर हम देखें इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका अकदियन जो है, दिनियन भाषा, अकादियन भाषा ऐसे बोलते, अकद्दी भाषा बोलते वैसे इसे, ऑप्शन जो बी है मैं लिख देता हूँ, अकद्दी भाषा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा ऐसे, अकद्दी भाषा बोलते हैं। इसने जो है सुमेरियन भाषा के बाद जो है इसने स्थान ले लिया अकद्दी भाषा में। मेसोपोटामियाई भाषा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इसके बाद की बात हो रही है। मेसोपोटामिया सबसे पुरानी सभ्यता है, तो वहां पे जो भाषा होगी उससे पुरानी हो कैसे सकती है जब हमने खोज ही नहीं किया उससे पुरानी। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच लैंग्वेज रिप्लेस द सुमेरियन लैंग्वेज आफ्टर जो है 2400 BC, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो है अकदियन लैंग्वेज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 11वां है, शहर जो व्यापार एवं जीवन का जो है केंद्र माना जाता था, रोम, फ्लोरेंस, सिसिली या इनमें से कोई? शहर जो व्यापार और जीवन का केंद्र माना जाता था कौन सा था? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, एंड अगर इसके राइट आंसर की बात करें हम तो ये आपका जो है शहर जो व्यापार एवं जीवन का केंद्र माना जाता था, व्यापार के लिए रोम इसका मुझे लगता है कि राइट आंसर होगा। अगर हम देखें हाँ, मुझे लगता है कि रोम इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि मैंने आंसर्स नहीं निकाल रखे इनके, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ और डायरेक्ट आपको आंसर्स बता देता हूँ। तो शहर जो व्यापार व जीवन का केंद्र माना जाता था, ऑप्शन ए रोम हो सकता है। बाकी आप मुझे एक बार कमेंट में बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। रोम, मुझे लगता है कि इसका रोम आंसर सही है। द सिटी वॉज विच वॉज जो है कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड लाइफ, यहाँ पे रोम ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे की तरफ आए तो यहाँ पे पूछा गया है 12वां क्वेश्चन, प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है? ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जॉन गुटेनबर्ग,
लॉरेंजवल्ला, दांते या मेकियावेली। अगर हम देखें जो प्रिंस पुस्तक है उसके लेखक के नाम को अगर हम देखें तो वो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो आपका मेकियावेली है, इन्होंने लिखा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्रिंस पुस्तक को। इंग्लिश मीडियम में देखें हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंस, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर जो इसका मेकियावेली, ऑप्शन जो डी है वो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां पूछा गया है 19वीं सदी के पुनर्जागरण के दौरान विकसित हुए कला के रूप में, कला के रूप को क्या कहा जाता है, यानी 19वीं सदी के पुनर्जागरण के दौरान जो है विकसित हुए जो कला है उसके रूप को क्या कहा जाता है, यथार्थवाद, मानवतावाद, आधुनिक कला या इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखें इसके राइट आंसर को तो ये आपका निकल कर आ जाएगा मानवतावाद, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें एक बार। इंग्लिश मीडियम में है आपका व्हाट इज द फॉर्म ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द जो है रेनेसेंस ऑफ द 19th सेंचुरी कॉल्ड, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका आ जाएगा ह्यूमनिज्म, तो ये आपका हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14वां क्वेश्चन पूछा गया उस राजा का आपको नाम बताना है जिसने स्पेन में दास प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था। तो स्पेन के अंदर दास प्रथा पर कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रतिबंध लगा दिया था, फिलिप द्वितीय जो है, मोंटेजुमा, कैब्रोल या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखिए इसके राइट आंसर को तो फिलिप द्वितीय जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने क्या किया था, जो स्पेन है उसके अंदर दास प्रथा जो चल रही थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। 14वां क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखिए नेम द किंग हु बैंड जो है स्लेवरी इन स्पेन, तो यहाँ पे फिलिप जो द्वितीय है यानी सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा गया गुटेनबर्ग द्वारा जो छपी गई पहली पुस्तक, गुटेनबर्ग जो है आपको बताना है कि उसके द्वारा जो छपी गई पहली पुस्तक थी वो कौन सी थी। या आपके सामने ऑप्शन है मानवतावादी विषयों की पुस्तकें थी, आर्य विज्ञान जो है विश्वकोश, बाइबल की 150 प्रतियां या मेकियावेली का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है द प्रिंस। अभी हमने द प्रिंस के बारे में देखा, बट इसका राइट आंसर अगर हम देखें गुटेनबर्ग द्वारा जो है छपी गई सबसे पहली जो पुस्तक थी वो थी बाइबल की जो है 150 प्रतियां। ठीक है, तो ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय जो है गुटेनबर्ग, यहाँ पे 150 कॉपीज ऑफ बाइबल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की तरफ आए। 16वां क्वेश्चन है टेरा न्यूली यस शब्द का क्या अर्थ है, जो किसी की नहीं है, आबादकार, मूल निवासी, सभा स्थल। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए कि टेरा जो न्यूलियस है इस शब्द के बारे में आपको बताना है इसकी मीनिंग क्या है। अगर हम देखें इसके राइट आंसर को तो ये है जो किसी की नहीं है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए ही आ जाएगा आपका, ये ठीक हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म जो है टेरा न्यूलिसिस, तो यहाँ पे अगर हम देखें विच डज नॉट बिलोंग टू एनीवन, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ आए। राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय जो है राष्ट्र अपने स्तर पर क्षमा याचना जो है दिवस भी मनाता है एंड कब मनाया जाता है ये 26 मई को, 5 जून को, 1 अप्रैल को या 15 जनवरी को। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए 26 मई को जो है मनाया जाता है ये, तो 17वें का ए हो जाएगा। आगे चले हम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए व्हेन इज नेशनल जो है ओपोलॉजी डे सेलिब्रेटेड, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए 26 मई ये इसका राइट आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ आए। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है, तो याक्संसी है, हुआंग है, पर्ल है या छांग जियांग है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड इसके राइट आंसर की बात करें तो याक्संसी ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की तीसरी बोला गया है सबसे लंबी नदी, वरना पहली तो नील नदी है सबसे लंबी, तीसरी बोला गया है जो कि है आपकी याक्संसी। ठीक है, एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन ए निकलकर राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते। अगला क्वेश्चन पूछा गया जापानियों की कानूनी सोच किस देश की सोच से प्रभावित थी। अगर देखिए जापान के बारे में जो कानूनी सोच है उनकी वो कौन से देश से प्रभावित थी, ब्रिटेन से, चीन से, जर्मनी से या फ्रांस, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड अगर हम देखें जापानियों के बारे में तो ये जो थे ये किससे प्रभावित थे, राइट आंसर आपका आ जाएगा चीन, ऑप्शन बी, चीन के जो कानून था वहां की सोच से जो है वो प्रभावित, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें द लीगल थिंकिंग ऑफ द जैपनीज वाज जो है इन्फ्लुएंस्ड बाय द थिंकिंग ऑफ द विच कंट्री, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है चाइना इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते। लापिस लाजुली था एक लाल पत्थर था, अनाज के प्रकार थे, मुद्रा की तरह एक नीला पत्थर। लापिस लाजुली जो था उसको वो था आपका नीला पत्थर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा नीला पत्थर।
जो लापिस लाजुली था, इसको नीला पत्थर कहा जाता था। आगे आए हम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, लापिस लाजुली वॉज जो है ब्लू स्टोन, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ आए तो कहा जाता है कि गिलगामेश ने जिस शहर पर शासन किया वो कौन सा था, आपको बताना है। और ओरोक, मारी या सूसा, ये है। तो गिलगामेश ने कौन से शहर के ऊपर जो है शासन किया, आपको बताना है। इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ओरोक। कहा जाता है कि ओरोक के ऊपर इन्होंने शासन किया। इंग्लिश मीडियम में देखें, द सिटी वेयर जो है गिलगामेश इज सेड टू हैव रूल्ड वाज, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ओरोक इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 21 क्वेश्चन आएगा जो एमसीक्यू से होंगे। ये इस तरह से पैटर्न रहेगा एंड सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर 21 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं है कि यही आपसे ऐसे ही पूछे जाए, मिलान भी पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है। तो उनको भी जरूर कर ले, मैं अगले पेपर्स में मिलान वाले क्वेश्चंस भी लेने की कोशिश करूँ। एंड ये आपका जो है सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपका रहेगा 21 नंबर का पहला सेक्शन। आगे चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, जो है आपके 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां की तरफ। वो आपका क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट हो जाएगा वो 22 से हो जाएगा। एंड आइए डिस्कस करते हैं सेक्शन बी को। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 22 से लेकर जो है 27 तक आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। एंड 2 क्वेश्चनों में और होंगे, एक तो 22वें में और होगा आपका, एक आपका 27वें में और होगा। तो चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वें क्वेश्चन को अगर देखें हम, पूछा गया पुनर्जागरण काल में मानवतावाद तथा एक जो है यथार्थवाद से जो है क्या अभिप्राय है। यानी पुनर्जागरण काल के समय आपको बताना है मानवतावाद क्या है और यथार्थवाद। मानवतावाद है क्या, तो 15वीं शताब्दी में उन अध्यापकों के लिए ये यूज किया जाता था जो अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। एक तरह से इसके टीचर थे, ये सब्जेक्ट जो थे इनको ही जो है पढ़ाने वालों को आप कह सकते हैं कि मानवतावाद कहा जाता था। ह्यूमैनिटीज शब्द से बना है। ऐसे विषय जो धार्मिक ना होकर, ये विषय क्या है, धार्मिक नहीं है। और अगर देखें ये ना होकर चर्चा और वाद विवाद से विकसित हो, मानव को मानव होने के नाते सम्मान देना, ये चीजें इसके अंदर आएगी। मानवतावाद मतलब आप समझ लो कि 15वीं शताब्दी के अंदर ऐसे टीचर्स निकल के आए जो अलंकार शास्त्र हो गया, कविता हो गया, इतिहास हो गया, नीति दर्शन, ये विषय पढ़ाते थे। यथार्थवाद को अगर हम देखें तो शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिक और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को एक नया रूप प्रदान किया, जिसे यथार्थवाद कहा गया। तो ये इसके सब्जेक्ट है, ये आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज मीन बाय जो है ह्यूमनिज्म एंड जो है रियलिज्म इन द रेनेसांस पीरियड। तो यहाँ पे आपके सामने आंसर दिया हुआ है, जैसे ह्यूमनिज्म लिखा हुआ है एंड रियलिज्म लिखा हुआ है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम में आपको सिर्फ सब हेडिंग दिखा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड इसके अंदर आपको और देखने को मिलेगा 22वें में। और में पूछा गया यास क्या था, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे। तो अर्थ अगर हम देखें यास क्या था, एक योजना कह सकते हैं, एक नियम संहिता थी जो चंगेज खान के द्वारा जो है 1206 के अंदर जो है कुरुलताई में जो है लागू किया गया था। प्रारंभिक स्वरूप के बारे में बात की गई है, जो कि बाद में इसका जो है अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। शुरू में तो क्या रहती है, ये एक नियम संहिता, ठीक है। एंड ये चंगेज खान के द्वारा लाया गया था 1206 के अंदर कुरुलताई में। अर्थ अगर देखें, विधि, अज्ञप्ति, आदेश, आखिर सैन्य व डाक जो है प्रणाली के संगठन के विनियम थे। अपनी पहचान में विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र जो है नियम के आविष्कार का दावा। एंड यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता जो है कहकर प्रजा पर लागू करवाया। तो बाद में देखें तो ये ज्यादा ही कुछ वैसा हो गया, यास को जो है अपने पूर्वज चंगेज खान की जो है विधि संहिता कहकर जो है कहा जाने लग गया और उसको जो है प्रजा पर लागू करवाया गया। ये आप इसके अंदर डालेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि आप जो है ज्यादा पॉइंट लिखे, मैंने आपको ज्यादा लिख के दिखाया आपको समझाने के लिए। व्हाट वाज यास, व्हाट वर द रीजन फॉर द चेंज इन जो है इट्स मीनिंग। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में जो दिया हुआ है, जैसे इम्प्लीमेंटेड इन जो है कुरुलताई इन 1206 के अंदर चंगेज खान के द्वारा किया गया था। एंड ये जो था इनिशियल फॉर्म था, यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में पूरे आप आंसर्स यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें की तरफ। सन यात सेन के बारे में पूछा गया। एक तो ये थे कौन, उनके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए जिसने चीन में गणतंत्र की स्थापना में योगदान दिया था। सन यात सेन जो है आधुनिक चीन के जो संस्थापक माने जाते हैं। आज के समय का जो चीन है उसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो सन यात सेन माने जाते हैं। उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई करी एंड चीन के भविष्य को लेकर ये काफी ज्यादा चिंतित थे। सन यात सेन का जो है कार्यक्रम जैसे 3 सिद्धांत था, सन मीपन मिन चुई, राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवादियों को सत्ता से हटाना, समाजवाद लाना जो पूंजी का जो है नियमन करे और भूत स्वामित्व जो है बराबरी लाए। सन यात सेन के विचार जो है कुआमू
कांग के जो राजनीतिक दर्शन था उसका आधार बने। कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इनके ऊपर इन्होंने वर्क किया। तो ये है सन यात सेन के बारे में। एक तरह से आप इसके अंदर लिखेंगे जो आधुनिक चीन है उसके संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने समाजवाद को लाना ज्यादा चाहा। अगर देखिए हम पूंजीवाद को जो है इन्होंने दूर रखा। ठीक है, कोशिश की कि समाजवाद आए देश के अंदर। इन्होंने जो है अपनी, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई कर रखी है। चीन के जो भविष्य है उसको लेकर ये चिंतित होते थे। राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवादियों को ये सत्ता से हटाना चाहते थे। तो ये चीजें आप लिख। इंग्लिश मीडियम में देखिए हु वाज सन यात सेन, डिस्कस द प्रिंसिपल व्हिच कंट्रीब्यूट टू द जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक इन चाइना। तो यहाँ पे सन यात सेन के बारे में आप देख सकते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 24वां पूछा गया। फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फ्रांसीसी समाज का जो है एक प्रथम वर्ग था, जो है फ्रांसीसी समाज के अंदर कई सारे वर्ग थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें से आपको प्रथम वर्ग के ऊपर आपको बताना है। तो फ्रांस में क्रांति से पहले एक समय जिसे प्राचीन शासन के रूप में जाना जाता था, समाज को 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था, जिन्हें 3 एस्टेट्स के रूप में जाना जाता था। फर्स्ट जो है स्टेट, अगर देखिए फर्स्ट स्टेट जिसे हम कहेंगे प्राथमिक वर्ग, ये वो लोग थे जिनमें पुजारी शामिल थे, जो कैथोलिक चर्च और देश के कुछ जो है पहलों को चलाते थे। एक तरह से आप हमारे यहाँ पे देखते हैं पंडितों को, तो उस तरह से ये प्रथम वर्ग के अंदर वहां के जो चर्च में जो पुजारी हुआ करते थे वो सब इसमें आते थे, वो आप लिखेंगे इसके अंदर। इंग्लिश मीडियम में देखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फर्स्ट क्लास ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। तो यहाँ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आपके आंसर दिए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 25वां। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों के बारे में आपको बताना। सैनिक उपलब्धियां क्या क्या थी? चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों को देखिए अगर, तो कुशल घुड़सवार सेना, तीरंदाजी का अद्भुत जो है कौशल, मौसम की जानकारी, घेराबंदी की नीति, नेफ्ता बमबारी की शुरुआत, हल्के चल जो है उपरस्करों का निर्माण। अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि घुड़सवारी लेकर आए वो सेना के अंदर, साथ ही साथ तीरंदाजी जो है उन्होंने सिखाई। ये सारी चीजें इनकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में आप बता सकते हैं। घेराबंदी, जैसे किसी को किस तरह जो है किसी भी स्टेट को घेरा जाता था, घेराबंदी की नीति। तो ये चीजें आप इसके अंदर लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम में देखिए डिस्क्राइब द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ चंगेज खान। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने वैसे 8 नंबर में आपसे पेपर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस किया था, वहां से भी आप इसके जो है पूरा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो भी पढ़ सकते हैं। अगले इंग्लिश मीडियम में आप इसे इस तरह से देख सकते हैं एंड लिख देंगे आप इंग्लिश मीडियम। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो गोल्ड रश से क्या था? तो गोल्ड रश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर था जिसका नाम था कैलिफोर्निया, यानी एक राज्य कह ले, राज्य था। उसमें क्या है, सोने के कुछ चिन्ह मिलते, तो इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में क्या है, जो आतुर यूरोपीय लोग थे, चुटकियों में अपनी तकदीर संवारने के लिए क्या है, अमेरिका पहुंच जाते हैं एंड अमेरिका में धीरे धीरे विकास होने लग जाता है। एंड गोल्ड रश का मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल रहता है अमेरिका के विकास में, क्योंकि लोग आए, जनसंख्या बढ़ी, फिर वहां पे नीड हुई, तो वहां पे जो है रेलवे की पटरियां, ये सारी चीजें बिछाई गई। तो ये इसके अंदर आ जाएगा आपका। इंग्लिश मीडियम में देखिए व्हाट इज मीन बाय जो है गोल्ड रश, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। गोल्ड रश इन 1840 सम साइंस ऑफ गोल्ड वर फाउंड इन जो है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये आप पढ़ सकते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आगे की तरफ आए तो अगला क्वेश्चन है आपका 27वां। मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है? तो ये 8 नंबर में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मैंने अभी 3 नंबर में आपके लिए लिया है। मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है? तो लेखन कला। अब मैंने आपको लेखन कला के बारे में बताया था, उसके क्रमबद्ध जो विज्ञान, क्रमबद्ध जो उसका विकास है, वो क्रमबद्ध विकास के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे। किस तरह से मिट्टी की पट्टिकाएं बनाई जाती थी, फिर उसको जो चिकना किया जाता था जहाँ पे लिखने वाली जगह होती थी, फिर जो है सरकंडे की तीखी नोक से लिखा करते थे, फिर धूप में इसे सुखा दिया करते थे। एंड यहाँ पर जो है बहुत सारे हमें ऐसी मिला हुआ है। ठीक है, तो लेखन कला अगर हम देखें, गणित की गणनाओं का विकास, आज जोड़ घटा जमा हम पढ़ते यहीं से आया। शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था, ये सारी चीजें जो दी है विश्व को, ये देन दी है इन्होंने। विद्यालय जैसी संस्थाएं हम देखते हैं। 5000 पूर्व ईसा पूर्व जो है बस्तियों का विकास हो गया। विवाह उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेज का होना। मोहर एक शहरी शिल्पकृति। शहरीकरण का महत्व, व्यापार और वार्षिक शिस्त, ये चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो मेसोपोटामिया ने विश्व को क्या क्या दिया है, यहाँ से आप पता कर। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। व्हाट इज मेसोपोटामिया's कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड? राइट एनी 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग हो गया, डेवलपमेंट ऑफ जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अर्बन लाइफ एंड सोशल सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स 5000 BC, हैविंग लीगल डॉक्यूमेंट इन मैटर्स ऑफ मैरिज
इनहेरिटेंस, द स्टैम्प इज एन अर्बन जो है आर्टिफैक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन बिजनेस वार्का टॉप। तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे। एंड 27वें के अंदर भी आपका अथवा होगा, जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया था। एक तो 22वां होगा और एक 27वां, उसके अंदर आपका पेपर में अथवा दिया रहेगा। अथवे में पूछा गया मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था के बारे में, कि मेसोपोटामिया जो था प्राचीन सभ्यता है सबसे पुरानी, वहां की कृषि व्यवस्था को बताना है। तो माना जाता है 7000 से 6000 वर्ष पूर्व जो है खेती जो है आरंभ हुई थी। यहाँ की मुख्य फसलों को बात करें तो गेहूं, जौ, मटर मशहूर थे। गर्मियों में खजूर के जो है पेड़ अत्यधिक फल देते थे। समकालीन सभ्यता में अच्छी खेती जो है यहाँ पर होती थी। समकालीन सभ्यताओं में से जो है उस समय की सभ्यताओं में से सबसे अच्छी खेती यहाँ पर माना जाता होती थी। ऊंचाई वाले इलाके में भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि जो है वस्तुएं मिल जाती है। स्टेपी घास के मैदान में पशुपालन भी आजीविका का अच्छा साधन है। दजला और फरात कई धाराओं में जो है बढ़कर नहरों के रूप में जो है में जो सिंचाई के लिए काम आती है। तो ये दजला और फरात के बारे में आप डाल सकते हैं। अच्छी खेती ही शहरी जीवन का आधार है। तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे। एंड इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ मेसोपोटामिया। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश मीडियम। यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे आपके 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे एंड 24 नंबर का ये पूरा सेक्शन रहेगा। 28वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 28वां क्वेश्चन पूछा गया, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण किन दशाओं के कारण हुआ? अगर हम देखें मेसोपोटामिया उस शब्द का अगर हम अर्थ की बात करें तो मैसोस, जिसका अगर हम मैसोस अगर देखें तो मध्य और तथा पोटमोस, दो नदियों के मध्य जो है, दो नदियों के मध्य का जो भाग है उसका मतलब है ये। तो ये मिलते हैं दजला फरात के जो है दो नदियों का मतलब है दजला और फरात नदियों के जो बीच की जगह है उसके बारे में बताता है। एंड ये इसका आ जाएगा मेसोपोटामिया के अर्थ के बारे में। आप देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण जो है, शहरीकरण किन दशाओं के कारण हुआ? शहरीकरण का मतलब क्या होता है? शहर में आप देखते हैं जैसे बैंक होते हैं, आपका जो मतलब ज्यादातर जो कार्य होते हैं ना वो खेती पर डिपेंड नहीं होते। यहाँ पे ज्यादातर कार्य जो है आपके, आपने पढ़े होंगे जो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप को जो छोड़कर प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर जो है आपकी खेती आ जाती है। एंड यहाँ पे द्वितीय के अंदर जैसे यहाँ पर पढ़े लिखे कार्य आ जाते हैं। ऐसा मतलब पढ़ा लिखा कार्य से मतलब है वकील हो गए, ये सब आ जाते हैं आपके इसके अंदर, द्वितीय के अंदर। यहाँ पे अगर देखें शहरीकरण किन दशाओं के कारण हुआ? यहाँ पे तो समृद्ध खाद्यान्न संसाधन, यहाँ पे जो खाद्यान्न संसाधन था बहुत अच्छा था। उन्नत व्यापार यहाँ पर था। श्रम विभाजन में विशिष्टीकरण थी। कुशल परिवहन व्यवस्था भी थी। लेखन कला का विकास था और सामाजिक संगठन। ये कारण थे जिसकी वजह से मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण हुआ इन दशाओं के कारण। तो ये आप लिखेंगे। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट डज द वर्ड मेसोपोटामिया मीन? What condition led to urbanization in the Mesopotamian civilization? तो ये आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, आपका दिया हुआ आंसर। एंड ये आपका हो जाएगा 28वां क्वेश्चन। इसी के अंदर और भी दिया रहेगा आपका। एंड और में पूछा गया जैसे मंदिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट करें। मेसोपोटामिया जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है उसके अंदर जो मंदिर थे उसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या थे। मंदिर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिन्न अंग थे, यानी जुड़े हुए थे मेसोपोटामिया में। मंदिर के बारे में भी आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। अगर हम प्राचीन शहर की बात करते हैं तो वहां पे अगर देखें तो मंदिर के वो चारों ओर विकसित हुए थे। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान जैसे जो थे उर्वासी, उर में रहने वाले जो है चंद्र देवता, और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी, इनको पूजा करते थे। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे होते ही थे, मतलब घर जैसे ही मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि मंदिर भी जो है किसी देवता का घर ही होता है। तो ये बात हो जाएगी। देवता जो है पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न दही जो है अन्न हो गया, दही हो गया और मछली लाते थे। आराध्य देव जो है सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुपालन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिर में ही की जाती थी। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप फिर बढ़ा लिया। उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे अपितु आर्थिक क्रियाकलापों से भी जुड़े थे। कैसे? देखिए मंदिर के अंदर ही क्या हो रहा है, समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने के लिए मंदिर के अंदर ही जो है प्रक्रिया की जाती थी। तो ये आप कह सकते हैं। और यहाँ पे धार्मिक के साथ साथ जो है आर्थिक क्रिया भी जो है मंदिर से जुड़े हुए। तो ये हो जाएगा आपका 28वां क्वेश्चन। इसका और आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड उससे पहले आप इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें तो टेम्पल्स वर एन
इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, प्लीज क्लैरिफाई। अगर हम देखें तो आंसर्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके इंग्लिश मीडियम में दिए हुए। मैं इन्हें पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आपको शो कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए इसे। ये इंग्लिश मीडियम में इसके आंसर्स है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसे कैसे समाप्त किया गया? तो दास प्रथा क्या होती है? दास प्रथा आप एक तरह से समझे कि गुलाम बनाकर रखना किसी को। एंड यहाँ पर क्या है, दक्षिण क्षेत्र की जलवायु स्थिति जो है बहुत गर्म थी। यूरोपीय लोग बाहर काम करने में जो है, यहाँ पे बताया गया कि दास के कारण क्या थे। तो दक्षिण क्षेत्र की जलवायु स्थिति बहुत गर्म थी, यूरोपीय लोग बाहर काम करने में सक्षम नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य जो है दासों को श्रमिक के रूप में नियुक्त करना था, और दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों के मूल निवासी जिन्हें गुलाम बनाया जाता था, बड़ी संख्या में मारे गए थे। नतीजतन बागान मालिकों ने अफ्रीका में दास खरीदे। गुलामी विरोधी समूहों द्वारा व्यापक विरोध किया गया, जिसके कारण दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी गुलाम जो है बने रहे। यहाँ पे आप देखेंगे पहले के समय काले और गोरे, अभी भी होता होगा, अमेरिका में होता ही है, काले और गोरे के अंदर ये भेदभाव करते हैं। भाई इतना हमारे इधर तो काले और गोरे में भेदभाव नहीं होता है, लेकिन वहां की साइड जो है बहुत ज्यादा होता था, अभी भी होता है कुछ जगह। तो ये सब इस तरह जो है जो काले लोग थे उसको एक तरह से एक अफ्रीकी को गुलाम बनाकर रखते थे वहां पर। And बाद में इसमें आंदोलन भी चला था, एंड फिर जो है अमेरिका ने अपने आप को दिखाया कि वो जो है इसका मतलब जब पहली बार जो है एक काला व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री वहां का जो राष्ट्रपति बनता है, तब थोड़ी सोच बदलती है। उत्तर की अर्थव्यवस्था दक्षिण से बिल्कुल अलग थी। अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने इस प्रथा के खिलाफ जो आवाज उठानी शुरू कर दी, लेकिन दक्षिणी राज्यों ने इसे खत्म करने से जो है कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे दोनों के बीच जो युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 4 साल तक यानी 1861 से 1865 तक चला। इस युद्ध में उत्तरी राज्य विजय हुए, इसलिए गुलामी की संस्था को अंततः समाप्त कर दिया गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गुलामी उन्मूलन के उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य में दास प्रथा के बारे में, और इसे समाप्त कैसे किया गया, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट डू यू थिंक नो अबाउट जो है स्लेवरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ वाज इट एंडेड, डिस्कस। तो यहाँ पे अगर हम देखें कैसे एंड किया गया, कैसे जो है स्लेवरी सिस्टम क्या था आपको बताना है, तो ये आप आंसर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। इसी के अंदर और में दिया हुआ है रोमन साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। सामाजिक जहां पे आ जाए तो उसके समाज की बात करनी है कि समाज कैसा था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आप जाके तो कोई देखा नहीं है, मतलब एक ट्रेवलर है जिसका नाम है, एक इतिहासकार है सॉरी, टैसिटस द्वारा जो है प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन किया इन्होंने। तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में सेनेट सदस्य जो है की संख्या लगभग 1000 थी। चौथी सदी के शुरू में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम का शासनकाल माना जाता है। अत्यधिक यहाँ पर जो धनवान थे वो अभिजात वर्ग थे। मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। ह्यू मिलियोरिस या निम्नतम वर्ग भी थे, यहाँ पे प्रवासी कामगार थे। रोमन साम्राज्य का प्रवर्ती काल, रोमन साम्राज्य जो है रोमन राज्य तानाशाही पर, और स्वनियोजित शिल्पकार। ये चीजें आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों के अंदर। ठीक है, आगे आए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण तथा इटली की मानवतावादी संस्कृति के तेजी से प्रसार में मुद्रण यानी प्रिंटिंग की भूमिका का विश्लेषण करें। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, यानी देखिए पुनर्जागरण जैसे कोई विकास कर रखा है लेकिन वो नीचे हो गया है, ठीक है, उसका विकास धड़ल्ले से नीचे गिर गया है। ऐसे यूरोप में हुआ था, एंड यूरोप जो था फिर उसका विकास जो है धीरे धीरे वो नीचे गिरने लग जाता है, फिर से पुनर्जागरण होता है, यानी उसका अर्थ है फिर से जो है जागना। 14वीं-15वीं शताब्दी में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त जो सर्वप्रथम इटली में हुए। प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका अधिक और सस्ती पुस्तकें उपलब्ध होने लगी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया पुनर्जागरण तथा इटली की मानवतावादी संस्कृति के तेजी से प्रसार में मुद्रण की क्या भूमिका थी, यानी प्रिंटिंग जो थी उसकी क्या भूमिका थी। तो देखिए प्रिंट होगा कोई चीज तो वो यहाँ पे बोला गया प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका अधिक थी और सस्ती पुस्तकें जो है उपलब्ध होने लगी हर जगह। पुस्तकों द्वारा जो है ज्ञान का फिर तेजी से जो है प्रसार हुआ लोगों के अंदर, क्योंकि उस समय इंटरनेट थोड़ी नहीं थे, उस समय पुस्तक ही पढ़े जाते थे, उसका तेजी से जो है प्रसार हुआ। क्लासिकी ग्रंथों को आम लोगों तक जो है पहुंच, विचारों, मतों व ज्ञान तीव्र प्रसार, लोगों द्वारा तर्क के मार्ग का अनुसरण, ये चीजें इसके अंदर आप डाल सकते हैं पुनर्जागरण के बारे में। एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में डाल सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जो है रीनेसेंस जो है एनालाइज द रोल ऑफ प्रिंटिंग इन जो है रीनेसेंस एंड द रैपिड स्प्रेड ऑफ इटली
ह्यूमनिस्ट कल्चर यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये इसका आंसर है इंग्लिश मीडियम में, कुछ इस तरह से 30वीं का आंसर होगा। एंड इसी के अंदर अथवा दिया हुआ है। अथवे के अंदर जो है दिया हुआ है आपका 1870 के दशक में जापान में जो विद्यालय व्यवस्था है उसका उसके बारे में आपको बताना है, और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए जापान के संदर्भ में आपको बताना है। अगर हम देखें जापान के अंदर जो विद्यालय व्यवस्था है, हमने 8 नंबर के अंदर डिस्कस किया हुआ है इससे पहले के पेपरों में, एंड उसके अंदर बताया था जैसे लड़के और लड़के दोनों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया जाता है। ये है आपकी इसकी विद्यालय व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले विद्यालय व्यवस्था देख लेते हैं। तो लड़के और लड़कियां थे वहां के, तो उनको स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। पढ़ाई की जो फीस थी बहुत कम रखी गई। आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया। राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण। इसके अंदर जो भी एजुकेशन दिया जाता था उसमें ये भी सिखाया जाता था माता पिता के प्रति आदर करना, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। तो ये आप इसके अंदर जो है नई विद्यालय व्यवस्था के अंदर लिखेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास को अगर हम देखें तो पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। प्रशासनिक इकाइयों के लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था ताकि स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहे। 20 साल से अधिक आयु के युवकों के लिए कुछ अरसे सेना में कार्य करना अनिवार्य किया गया। आधुनिक सैन्य बल जो है तैयार किया गया। जो है सख्त सेंसर व्यवस्था लागू की गई और नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट के अधीन रखी गई। तो ये है राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास में इन्होंने ये चीजें करी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो 30वां था उसका अथवा। एंड इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट चेंजेस वर मेड टू द स्कूल सिस्टम एंड नेशनल यूनिफिकेशन इन जापान इन द 1870s डिस्क्राइब। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं स्कूल सिस्टम में क्या क्या किया गया। एंड यहाँ पे अगर हम देखें आगे है विलेज एंड जो है रीजनल बाउंड्रीज के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 30वें क्वेश्चन का जो है आपका दिया हुआ था अथवा। एंड आगे की तरफ अगर हम चले तो यहाँ से आपका जो है सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सेक्शन डी लिखा हुआ नहीं है। सेक्शन डी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके। एंड इसके अंदर आपका जो पूछा जाएगा स्रोत आधारित क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31वां क्वेश्चन है आपका स्रोत से रिलेटेड पूछा गया। इसमें ये आपका स्रोत दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मैंने आंसर इसी के नीचे लिख दिया जस्ट, जैसे थॉमस जेफरसन कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने, तो यहाँ पे कौन थे वो? अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट। थॉमस जेफरसन क्यों जाने जाते थे? तो यहाँ पे अगर हम देखें थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे जिन पर आज के समय कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। यानी क्या मूल निवासियों के प्रति अपने विचारों के कारण ये जाने जाते हैं। मूल अमेरिकियों के बारे में उनके क्या विचार थे? तो ये इनको ये क्या है, यह अभागी नस्ल जो है जिसे सभ्य बनाने के लिए हम इतनी जहमत जो है अपने उठाई उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। यानी इन्होंने कहा कि हम क्या है इसको, एक तो ये अभागी नस्ल है यानी इसको असभ्य कहते थे इनके द्वारा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए उन्मूलन का औचित्य को सही ठहराया। तो ये हो जाएगा 31वां। एंड इंग्लिश मीडियम में देखें रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये आपका दिया हुआ है सोर्स एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे हु वाज थॉमस जो है जेफरसन, अमेरिका थर्ड प्रेसिडेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेकंड की बात करें, व्हाई वाज थॉमस जेफरसन नॉन, क्यों जाने जाते थे? बिकॉज ऑफ हिज व्यू टुवर्ड्स द नेटिव। एंड यहाँ पे व्हाट वर हिज व्यू अबाउट नेटिव अमेरिकन। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं असभ्य इनको कहा जाता था। अनफॉर्चुनेट रेज हुज जो है एक्सटर्मिनेशन was जो है जस्टिफाइड इन ऑर्डर टू जो है सिविलाइज इट। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो ये दूसरा स्रोत दिया हुआ है एंड इस स्रोत गंजी की कथा यहाँ पे है, ये इसका टॉपिक का नाम। एंड इससे ये आपका सोर्स दिया हुआ है, इससे रिलेटेड नीचे आपके क्वेश्चन पूछे गए। जैसे विभिन्न लेखकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न लिपियां जो है कौन सी थी, यहाँ पे पूछा गया है विभिन्न लेखकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न लिपियां कौन सी थी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते मुरासाकी जो है सिकुबो द्वारा लिखी गई एहान राज दरबार की एक काल्पनिक डायरी डिटेल ऑफ द गंजी जापानी साहित्य में प्रमुख कथाकृति बन गई इस काल में। इसमें देखिए आपको आंसर मिल जाता है, तो ठीक है मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए महिला लेखकों ने जापानी लिपि में लिखा जबकि पुरुष लेखकों ने चीनी लिपि में लिखा। चीनी लिपि का प्रयोग शिक्षा तथा प्रशासन के कार्यों के लिए भी किया जाता था। तो विभिन्न लेखकों द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपियां जो है कौन सी थी? एक तो जापानी लिपि में किसने लिखा? महिला लेखकों ने। एंड जबकि पुरुष जो लेखक थे उन्होंने चीनी लिपि में लिखा जो भी लिखा। एंड उसका जो है अगर हम देखें चीनी लिपि का जो प्रयोग था
वो शिक्षा तथा प्रशासन के कार्यों में भी किया जाता था। दूसरे क्वेश्चन को देखें, महिलाओं की स्वतंत्रता का क्या दर्शाता है? अपने पति को चुनने और अपना जीवन जीने के अधिकार महिलाओं की स्वतंत्रता को दर्शाता है। तीसरा है, हियान दरबार की काल्पनिक डायरी किसने लिखी? तो मुरासाकी चिकुबू ने हियान दरबार की काल्पनिक डायरी, एंड यहाँ पे आप सकते हैं ये काल्पनिक डायरी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो कि लिखा है मुरासाकी चिकुबू ने। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, एंड दूसरा सोर्स आपका कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, स्टोरी ऑफ गंजी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका स्रोत दिया हुआ है, सोर्स है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में व्हाट वर द डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज्ड बाय डिफरेंट राइटर्स, तो यहाँ पे फीमेल्स अलग यूज करती थी जापानीज स्क्रिप्ट को, एंड यहाँ पे जो यहाँ पे मेल्स जो थे वो करते थे चाइनीज स्क्रिप्ट को। दूसरे क्वेश्चन को देखें, व्हाट रिप्रेजेंट्स द फ्रीडम ऑफ वुमेन, तो द राइट टू चूज वंस हस्बैंड एंड लाइव वंस ऑन लाइफ रिफ्लेक्ट द फ्रीडम ऑफ वुमेन। यहाँ पे थर्ड की बात करें, हु रोड द इमेजिनरी डायरी ऑफ हिंद दरबार, तो यहाँ पे जो है मुरासाकी जो है चिकुबू, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 32वां क्वेश्चन हो जाएगा। एंड आगे हम आते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां आपका दिया हुआ है, ये भी स्रोत से ही रिलेटेड है। एंड हाँ, एक चीज याद रखनी है आपको, इनमें से कोई भी एक नंबर का हो सकता है। मान लेते हैं ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, एंड ये 2 नंबर का, तो ये टोटल 4 नंबर के होंगे। सोर्स देखिए हम, तो ये आपका गजन खान का भाषण दिया हुआ है, एंड इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गजन खान जो है पूछा गया कौन था, तो गजन खान इस्लाम में परिवर्तित होने वाला पहला द्वितीय खानी शासक था, जो महान मंगोल साम्राज्य चंगेज खान उसका दादा था। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं गजन खान के बारे में, पहला इलखानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम जो है ग्रहण किया था। गजन खान द्वारा कृषकों का पक्ष लेने के क्या कारण थे, तो कृषकों के पक्ष लिए अगर आप देखेंगे इस सोर्स के अंदर, तो क्या रीजन था जिसकी वजह से इन्होंने लिए, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। और मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। वह उन किसान वर्ग के खिलाफ थे जो विद्रोह के पक्ष में थे, वह उन किसान वर्ग के पक्ष में थे जो विद्रोह के खिलाफ थे और मेहनती थे। रशीदुद्दीन कौन था यहाँ पे पूछा गया, तो गजन जो है गजन खान के जो वजीर है वो थे। अगर आप देखें यहाँ पे दिया होगा आपका गजन खान के वजीर के बारे में। ये देखिए, ये रहा, रशीदुद्दीन ने लिखा था, वजीर यहाँ पे थे इससे, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 33वां क्वेश्चन हो जाएगा। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकते हैं गजन खान स्पीच, ये दिया हुआ है आपका, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हु वाज जो है गजन खान, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। एंड यहाँ पे दूसरा पूछा गया, व्हाट वर द रीजन फॉर गजन खान टॉकिंग द साइड ऑफ फार्मर्स, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स को। 2 थिंग थी इनकी इस तरह से। एंड हु वाज जो है रिसुद्दीन, ठीक है, रिसुद्दीन, तो ये आपका थर्ड है, एंड यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका सेक्शन डी कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर टोटल 12 नंबर का सेक्शन डी होगा आपका, और 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे आते हैं सेक्शन जो लास्ट रहता है आपका सेक्शन डी, वो रहेगा आपका मानचित्र पर आधारित, एंड इसमें मानचित्र में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया ऑस्ट्रेलिया के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को 1, 2, 3 करके जो है रूप में अंकित किया गया, उसको आपको बताना है कौन कौन सा है वो। एंड ऑस्ट्रेलिया के इसी मानचित्र पर आपको सिडनी और कैनबरा को भी दर्शाना है। मैप कौन सा आपका, ये दिया हुआ है मैप 1, 2, 3। सबसे पहले आपको बताना है कि 1, 2 और ये तीसरा है क्या, एंड फिर इसके बाद आपको बताना है इसी के अंदर जो है सिडनी और कैनबरा कहाँ पर है। मैं आपको रियल मैप दिखा जिसके अंदर आंसर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डार्विन हो गया, आपका पर्थ हो गया, यही पूछा गया था। एंड थर्ड पे अगर आप देखेंगे तो पूछा गया था एडिलेड, तो ये आपके 3 हो गए। एंड यहाँ पे कैनबरा और सिडनी को अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मैप का। तो ये आपका पूरा इस तरह से आपका जो है पेपर एंड हो जाता है। सेकंड पार्ट हमने डिस्कस किया सेकंड पेपर का, एंड आपने फर्स्ट पेपर को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगा। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि लाइक नहीं करते बच्चे तो क्या है, यूट्यूब इसको सजेशंस में बच्चों के पास और भेजता नहीं है। लाइक करेंगे तो हम और ज्यादा मोटिवेट होंगे आपके और पेपर्स लाने के लिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक किया करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं, चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया, पहली बार वीडियो देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी यही था वीडियो, आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।